आदाब है। आज एक इंतहाई खूबसूरत गीत जब मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसको ओरिजिनली गाया है लता मंगेशकर जी ने। एंड शी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड इन फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शी वॉज। नाइटिंगेल एक बर्ड known for its sweet and melodious voice, और लता जी की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत, मिठास भरी सुर और शास्त्रीय संगीत का ज्ञान तो उनको पहले से ही था, क्योंकि उनके वालिद साहब दीनानाथ मंगेशकर जी एक क्लासिकल गायक थे। शास्त्रीय संगीत का बड़ा ज्ञान था, उनको ज्ञान था, और अपने घर में स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे। उनको उस ज़माने में अंदाज़ा नहीं था कि लता जी भी कुछ गा लेती हैं, क्योंकि ये घर के काम काज किया करती थी। एक दिन ऐसे हुआ कुछ यूँ कि इनके वालिद साहब दीनानाथ मंगेशकर जी किसी काम से उनको बाहर जाना पड़ा। स्टूडेंट्स सीख रहे थे और कोई चीज़ गा रहे थे, दोहरा रहे थे, क्योंकि टीचर ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि भाई इस तरह से गाना है। और लता जी अपने घर के काम काज में लगी हुई थी कि अब सुर तो इनकी रूह में बसा हुआ था। तो वहाँ स्टूडेंट्स कुछ गलत सुर लगाने लगे, तो लता जी आई और उन्होंने उनको ठीक किया और ये बताया कि आपको किस तरह से गाना है। इस कुछ इसी दौरान जब ये सिलसिला चल रहा था, तो इनके वालिद साहब आए और दरवाजे पे रुक गए। जब उन्होंने ये बातें लता मंगेशकर जी की सुनी, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि घर में तो हीरा मौजूद है, और इनकी आवाज़ को उन्होंने पहचान लिया। और फिर मौसीकी की बाकायदा तालीम इनकी शुरू हुई। अपने वालिद से तो सबसे पहले जो ज्ञान हासिल किया मौसीकी का, वो वालिद से किया। इनके एक भाई भी हैं। अच्छा, ये सब बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी हृदयनाथ मंगेशकर जी, क्योंकि आमतौर पे मराठी फिल्मों में मौसीकी देते रहे और बहुत ही नॉलेज है उनको मौसीकी की। वो तो होगी लाजमी, क्योंकि दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बहुत अच्छे गायक थे। और आपने अगर वो उन्होंने कुछ इंडियन मूवीज़ में भी म्यूज़िक दिया, और वो बड़े हिट सॉन्ग्स रहे थे, ख़ासतौर पे लेकिन फिल्म जो है, यारा सेली सेली, ये भी उनकी कंपोजिशन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खूबसूरत कंपोज़र हैं वो। और फिर लता जी ने भी उनकी काफ़ी सारी कंपोजिशंस गाई हैं। अच्छा, अब मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ कि लता जी को शुरू में ही कुछ बड़े मतलब उनके घर में ऐसे वाक़ात हुए, उनके वालिद की डेथ हो गई, और लता जी की उम्र उस वक्त हार्डली 13-14 थी। सबसे बड़ी होने की वजह से फैमिली की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उन्होंने छोटे छोटे काम काज करना शुरू कर दिए, और लेकिन फिर वो उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। अब बॉलीवुड में क्रेडिट जो जाता है इनको इंट्रोड्यूस करने का, वो गुलाम मोहम्मद साहब को जाता है, जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए। और लता जी उनको बहुत मानती रही हैं, आज भी जब वो उनके घर में तस्वीर लगी हुई है गुलाम मोहम्मद साहब की, और गुलाम मोहम्मद साहब के मुतालिक वो हमेशा बाखबर रहती थी कि वो कैसे हैं, और हमेशा फ़ोन वगैरह करती रहती थी। लाहौर में वो रिहाइश थी उनकी, तो हमेशा जैसे पहले हर रोज़ तकरीबन, यानी आप ये देखिए कि उस्ताद की कितनी अहमियत होती है, टीचर की कितनी अहमियत होती है, जो कि आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। उसका रुतबा इसी वजह से बहुत बड़ा है।
नूरजहाँ को भी फ़ोन किया करती थी और मालूम किया करती थी कि ग़ुलाम मोहम्मद साहब की तबीयत का बताइए। तो ग़ुलाम मोहम्मद साहब इनको कुछ मौसीक़ारों के पास लेके गए, तो लोगों ने इनकी मौसीकी में गाने से इनकार कर दिया इनको लेने से। उन्होंने कहा कि इनकी आवाज़ जो है वो ऊपर जाके बहुत बारीक हो जाती है। तो ग़ुलाम मोहम्मद साहब को कोई बात नागवार गुजरी, क्योंकि वो इनको आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने ये ठान ली कि भाई अगर कोई दे या ना दे चांस इनको, मैं तो इनको आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने अपनी फिल्मों में इनको गाने देना शुरू किए, और वो जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको भी ओवरकम किया। फिर दूसरी एक प्रॉब्लम थी कि वो उर्दू इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से क्लासिकल और मज़ीद सीखा, तो काफ़ी अपनी नॉलेज एनहांस की, बढ़ाई। वहाँ पर क्योंकि गाने जो होते थे वो उर्दू में लिखे जाते थे, तो नौशाद साहब ने रज़ा जी को ये राय दी कि वो उर्दू सीखें। तो मुंबई में एक एरिया है भिंडी बाज़ार, वहाँ एक मौलवी साहब रहा करते थे। तो मौलवी साहब से उन्होंने जो है वो उर्दू की तालीम हासिल करना शुरू की। वो तकरीबन रोज़ाना वहाँ जाया करती थी। इनके घर से काफ़ी दूर थी वो जगह, और बड़ा रौनक इलाका है, कंजेस्टेड भी बहुत ज़्यादा है। अब तो खैर फ्लाईओवर्स बन गए बहुत सारे, तो it has become a good place now. In the present times, it's this complete transformation that has occurred in that area. तो फिर उर्दू की इन्होंने ओवरकम की, अपनी तलफ़्फ़ुज़ को ठीक किया, और फिर नौशाद साहब ने तो ये सारा बड़े अर्ली पार्ट में पार्टीशन के फ़ौरन बाद नूरजहाँ साहिबा जो थी, जो कि उस ज़माने में बड़ी पॉपुलर थी बॉलीवुड में, और आवाज़ क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी उनकी, तो वो मूव कर गई पाकिस्तान, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया बॉलीवुड में, यानी खला। अब इस खला को भी पुर करना था, तो ये काम किया लता मंगेशकर जी ने, और अपने सारी शॉर्ट कमिंग्स को और जो उन्होंने सारा ओवरकम किया, और फिर एक इम्पैक्टेबल चीज़ बन गई, यानी कि फ्लॉलेस, अच्छी वो बारीक जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ था उसको भी ओवरकम किया। और फिर तो ऐसे ऐसे गाने गए, और उनकी खुशनसीबी ये भी रही कि उनको जिन मौसीकारों ने गवाया वो बहुत ज्ञान रखते थे। तो कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि कंपेयर करें नूरजहाँ को, तो मैं कि वही बात है, कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए। हर एक का अपना एक क्लास होता है। पाकिस्तान में नूरजहाँ साहिबा ने जब गाना शुरू किया, तो यहाँ पर एक लाउड, क्योंकि पंजाबी फिल्मों में लाउड ज़्यादा रहना पड़ता है, और लता जी क्लासिकल आवाज़ में गाती रही, और बड़े अच्छे अच्छे गाने, म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त मिले उनको। तो गाने मैं कहता हूँ कि उन्होंने तो इतने अच्छे अच्छे गाए कि मैं अब तो कंपैरिजन मुश्किल है। जहाँ तक नूरजहाँ का ज्ञान है, उनके पास भी बहुत ज्ञान था, और नूरजहाँ खुद उनको मानती, और लता जी उनको खुद अपना गुरु मानती थी। शी वॉज जस्ट लाइक अ सिस्टर टू हर। ये काफ़ी बातें मैंने लता जी के मुतालिक कुछ बता दी हैं, और अभी जो मैं गीत पेश करूँगा इसकी कॉम्पोजिशन बहुत ही खूबसूरत है, मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरे दिल नादान, तू हमसे ना घबराना, मेरे दिल नादान, तू हमसे ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा फसाना, है मेरे दिल नादान, तू हमसे ना घबराना, है मेरे दिल नादान,
घबराना, अरमान भरे दिल में जख्मों को जगाते दे, भड़के हुए शोलों को कुछ और हवा दे दे, बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना, है मेरे दिल हारा, तू गम से ना घबराना, है मेरे दिल हारा, तू गम से ना घबराना। फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, बेकार की है बातें, इन बातों से होगा क्या, अपने भी घड़ी भर में बन जाते हैं बेगाने, है मेरे दिल धारा, तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, है मेरे दिल हारा, तू गम से ना घबराना। सामने ये वो गीत था जो मैंने भी आपके साथ खिदमत में पेश किया, इस उम्मीद के साथ कि ये गीत आपको पसंद आएगा। कोशिश मैंने की है, कहाँ तक जस्टिफाई किया है इसको, इसका फैसला तो आप पर है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, एंड आप जब अपने कमेंट्स करेंगे तो समझ मुझे आई कैन मेक इट आउट वेदर आई हैव संग इट in a proper way or not. So please do let me know that how this song was sung. And please do subscribe my channel if you can, and if it is possible. I hope that you would subscribe to this channel and share it with other people also. Let the other people also know the history that I have given. I've told you about Lata ji and her early part of her career, how she went through all those thick and thins, but the problem she faced in those days, that was a great problem. But she became a great singer. उसके बाद तो ऐसे गाने क्या आपने सुना करें, मेरा ख्याल है 4 या 5 डेकेड्स हुक्मरानी की उन्होंने बॉलीवुड पे, और कोई उनके सामने टिक नहीं सका। बड़ी सिंपल और हम्बल लेडी थी। पैसा तो उनके लिए मसला है ही नहीं, इतना पैसा छोड़ गई है कि उनको खुद ही अंदाज़ा नहीं था कि कितना उनके पास पैसा है। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स खोले, और उनका जो उनकी रिस्पेक्ट थी बॉलीवुड में, वो तो बहुत ज़्यादा थी। सारी एक्ट्रेसेस, सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ऑल द ग्रेट एक्टर्स, सब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। शोहरत पाई, दौलत पाई, इज़्ज़त पाई, और क्या चाहिए। कभी भी मेरे ख्याल है आपने कभी नहीं देखा होगा उनको सफ़ेद साड़ी ही पहना करती थी, और चंद कभी कभार शायद उन्हें वंस इन ए ब्लू मून पिंक पहनी है, अदरवाइज सफ़ेद साड़ी के अलावा तो वो वेरी सिंपल लेडी। उनके इंसान जब ऊपर जाता है, जब अपने वो मेंटोर्स की इज्जत करता है, ये उनके अंदर क्वालिटी रही।
और शाह साहब को बहुत इज़्ज़त देती थी, गुलाम मोहम्मद साहब को बहुत देती थी, और जितने भी बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, ख़याम साहब के गाने बहुत गाए उन्होंने। And she is a big name, and she will remember for all that the treasure of good songs that she has left behind for us to cherish. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ कहीं ऊंच नीच हो गई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। कहते हैं ना कि टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। जस्ट फॉरगिव मी एंड इग्नोर द मिस्टेक्स इफ आई हैव मेड एनी। डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए, अपने इतराफ़ में अपने सारे लोगों का ख्याल रखिए, एंड be good to yourself and to others. So that's all for this time. Until next time, till we meet again, I can come out with some better songs next time. I beg you leave. Thank you and goodbye. Thanks for watching and thanks for listening.